चलिए, भारतीय संविधान का स्रोत। देखिए, सबसे पहला तो एक चीज़ याद रखिएगा, 1935 का जो एक्ट था हम लोग पढ़े थे, हाँ, उसको तो अक्षरश से पूरी तरह से उसको एडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए उसी को लिखते हैं एक लाइन में। भारत शासन अधिनियम 1935, क्या वो लिखो। अच्छा, छूटा तो बाद में मिल पॉलिटिव वाला संविधान सभा का वो ले लेना, कॉपी ले लेना। लास्ट तुम क्या लिखे हो? अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ, फोटो खींच करके उतार लेना। ठीक है, हाँ, दो ढाई, नहीं आया नहीं था उससे, 2-3 पेज है, फोटो खींच लेना, उसको कर लेना। ठीक है, आइए, भारत, हेडिंग तो यही है, भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत, पहला दीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें से जो इंपॉर्टेंट 3 ही चीज़ है, स्टार मार मार के लिख लीजिएगा। पहला, संघात्मक व्यवस्था। दूसरा, न्यायपालिका की शक्ति। और तीसरा, लोक सेवा आयोग। ये 3 चीज को यहां से एडॉप्ट किया गया। अब आइए संयुक्त राज्य अमेरिका से, तीसरा है लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। उसके बाद आइए संयुक्त राज्य अमेरिका से, पहला ये मौलिक अधिकार, स्टार मार मार के लिखते चलिएगा इसके अंदर, मौलिक अधिकार। दूसरा स्टार, न्यायिक पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन तो आप समझिए रहे होंगे, पुनर्विलोकन, विलोकन क्या मतलब होता है? हाँ, रिव्यू, अपने ही जजमेंट को रिव्यू करना, देख सकता है। हाँ, और इसमें बड़ा अच्छा, एक आदमी को फांसी की सजा हो गई थी, बाद में वो अपील किया कि गलत हुआ है निर्णय, उच्चतम न्यायालय जो है सो उसको रिव्यू किया और वो बाइज्जत बरी भी हुआ था। बताओ साहब, फांसी लटक जाता हो बेमतलब का। हाँ, उसके बाद तीसरा मारिए, संविधान की सर्वोच्चता। सर्वोच्चता। अगला मारिएगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। हाँ, सब वहां से ही लिया गया है। ठीक है, ली गई है, इसीलिए बोले ना कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अगला मारिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, पावर। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां। अगला मारिएगा, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय, शॉर्ट में आप करके लिख लीजिए खटाखट एकदम, HCSC, ये नहीं होगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि।
अगला मारिएगा, जनहित याचिका। हाँ, जनहित याचिका मतलब समझे? समझी मतलब जनहित याचिका? मान लो तुमको कोई प्रॉब्लम है, तुम केस करना चाहती हो या न्यायालय भेजना चाहती हो, तुम समर्थवान नहीं हो, तो तुम्हारे बदले में हम भेज सकते हैं। कोई भी एनजीओ या कोई भी मतलब सोशल संस्था जो है वो भेज सकता है, या कोई लॉयर तुम्हारा यदि होगा कॉपरेट करने के लिए, तो उसको जनहित याचिका बोला जाता है। अब हम लोग आगे जाकर के इसको पूरा डिफाइन करेंगे, यहाँ पे तुम खाली हल्का सा समझा दिए। वित्तीय आपात प्रावधान, आपात का प्रावधान। फिर आइए उपराष्ट्रपति, फिर आइए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। और एक मार लीजिएगा, प्रस्तावना की, प्रस्तावना के शब्द। कौन सा शब्द? हम भारत के लोग। ये जो है ना अमेरिका से लिया गया है। हाँ, हम भारत के लोग। प्रस्तावना का जो है ये शुरुआत ही होता है उसी शब्द से, हम भारत के लोग। हाँ? ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन व्यवस्था। विधि निर्माण की प्रक्रिया दूसरा। विधि का शासन, न्याय का शासन, कानून का शासन। एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। मतलब जो एमपी एमएलए होते हैं ना, उनको कुछ अधिकार, विशेष अधिकार दिया होता है, और कब वो अधिकार टूट सकता है, ये सारी बातें। विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। उन्मुक्तियां। फिर लिखिएगा, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा राज्यसभा या राज्यों में विधानसभा विधान परिषद, ये वहीं से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था। और एक चीज, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को सरकार बनाने का अधिकार। ये जो सिस्टम है वहीं से लिया गया। और एक चीज, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, या विधानसभा विधान परिषद, उसकी क्या भूमिका हो सकती है, इसको भी वहीं से लिया गया है। आयरलैंड, आयरलैंड। पहला मारिएगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व।
फिर मारिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और पद्धति। फिर मारिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ये अधिकार राष्ट्रपति को बहुत बढ़िया अधिकार है, लेकिन सबसे तकलीफ तब लगता है जब नचनिया गवैया सबको जो अपॉइंट कर लेता है ना, ये अच्छा बात नहीं है। अरे इतने लोग विद्वान लोग बैठे हुए हैं, विषय वस्तु का विद्वान बैठा हुआ है ना, अर्थशास्त्र का विद्वान बैठा हुआ है, राजनीति शास्त्र का विद्वान बैठा हुआ है, ठीक है। उन लोगों को शिक्षा का क्षेत्र में बड़ ख्याति प्राप्त लोग हैं, शिक्षाविद सब, उनको अपॉइंटमेंट करना चाहिए। ये बहुत गलत है, क्योंकि कारण ये है ना कि इन लोगों को अपने पार्टी में शामिल करके बना देता है, अब बाद में स्टार प्रचारक के रूप में इन लोगों को यूज करता है। जया प्रदा भी क्या है, वही ना है, यही बात है। राज बब्बर को भी ऐसे ही किया, बाद में नहीं आता है और कोई काम नहीं। अब सचिन तेंदुलकर को बना दिया था राज्यसभा, कोई काम नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारी व्यवस्था जो है ना बहुत। उसके बाद आइए आपातकालीन उपबंध। उपबंध ऑस्ट्रेलिया, पहला मारिएगा प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा। दूसरा मारिए समवर्ती सूची का प्रावधान। तीसरा मारिएगा केंद्र व राज्य के बीच संबंध। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, ये एक तरह से कहिए जो संबंध वाला जो पार्ट है ना, ये आपका मेंस में से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आइए शक्तियों का विभाजन। फिर मारिएगा दोनों सदन की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट पार्लियामेंट का प्रावधान। एक और मारिए व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान। संबंधित प्रावधान बहुत जरूरी है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के बाद जो परेशानी होती है, इसको लेकर के ये प्रावधान पूरा किया गया है। उसके बाद आइए जर्मनी। फिर मारिएगा आपात उपबंध। दूसरा मारिए आपातकाल में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियां। मतलब राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान चाहे तो पूरे मौलिक अधिकार का हनन कर सकता है, लेकिन दो ही है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 21-22 ही ना, 21
22, खास करके 21, इसको कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा चीज़ है। जेल में भी बंद है तो उसको भी अधिकार प्राप्त है। और इसके अंदर सिर्फ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता सिर्फ छोटा सा चीज़ नहीं है, इसमें स्वच्छ वायु ये भी जरूरी है, पॉल्यूशन ये भी आ जाता है। हमको जीने के लिए हर मेडिसिन, दवा, बीमार है जेल में पड़ा हुआ कैदी है, बीमार हो गया तो उसको भी अधिकार है कि वो डॉक्टर से दिखावे उसको, अच्छा भोजन, सारा चीज़ आ जाता है इसमें। ठीक है, बहुत बड़ा है ये अधिकार नहीं मिला रहता ना तो फिर बस वही समझ लो तालिबान हो गए रहते हम लोग। ठीक है, आगे आइए। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, इस जगह नोट कर लीजिएगा। आपात उपबंध जो है ना, 2 जगह से लिया गया, आयरलैंड और जर्मनी से। नोट करके लिख लीजिएगा, क्या क्वेश्चन एक बार घुमा के पूछा था, आपात उपबंध से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है। A, B, C और D, उस समय D ही तक था। उपबंध से संबंधित प्रावधान आयरलैंड और जर्मनी से लिया गया है। थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से मिला करके पूरा कर लिया है। कनाडा, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। फिर लिखिएगा, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। फिर लिखिएगा, उच्चतम न्यायालय से परामर्श, विशेष अवसर पर लेता है परामर्श, और राज्यों में उच्च न्यायालय से। परामर्श, हाँ बस इतने से लिखो। उसके बाद आइए दक्षिण अफ्रीका, लिखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कई बार पूछा है ये वाला क्वेश्चन, कहाँ से लिया गया है। और एक मार लीजिएगा, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो सारा यहाँ से लिया गया। फिर बारी पूर्व सोवियत संघ, हाँ पूर्व सोवियत संघ यानी आज का रूस, रशिया, हाँ सोवियत संघ, सोवियत, आज के डेट में उसको रूस कहा जाता था, क्योंकि पहले जो था ना बहुत सारा मैंने छोटे छोटे राज्य मिला हुआ था, अब सब अलग अलग हो गया है। ठीक है, उस समय गर्बाचौव वहाँ का राष्ट्रपति होता था, उसी के समय में हुआ था। लिखिएगा इसको लेकर के, मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, और एक चीज लिखिएगा, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। न्याय का आदर्श,
जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। फ्रांस, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और एक लाइन लिख लीजिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, तब क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान को उधार का संविधान क्यों कहा जाता है। अब ये आसान हो गया क्वेश्चन, सारा को लिख देना है, उसके बाद जो है सो हम लिख सकते हैं ना 4 लाइन उसके नीचे, इन्हीं कारणों से भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है। एक क्वेश्चन 46 नंबर का 48 नंबर का बन गया पॉलिटी में। अगर ये क्वेश्चन आया तो याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या लिया गया है। ठीक है। अब इसको जो है ना, ये ज़्यादा लंबा रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो फिर गड़बड़ा जाता है, लोड करने में, अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है।